Hello dear students, here the question is a pulse of light of duration 100 nanosecond is absorbed completely by a small object initially at rest. Power of the pulse is 30 milliwatt and speed of light is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Then the final momentum of the object is. We know that energy of massless particle is calculated by the formula P into C, where P is momentum and C is speed of light or speed of electromagnetic wave. Therefore, P will be equal to E divided by C. Now we know that the value of power is calculated by the formula work divided by time. Now work done will be stored in the form of energy, therefore power will be energy divided by time. Therefore energy will be equal to power multiplied by time. Therefore E will be equal to capital P into T. Now putting this value in equation number 1. Therefore momentum will be equal to P into T divided by C. Now we can put respective values. The value of power is 30 milliwatt, that is 30 into 10 raised to the power minus 3 into the value of time is 100 nanosecond, that is 100 into 10 raised to the power minus 9, divided by the value of speed is 3 into 10 raised to the power 8. So on solving this, it will be 3 into 10, 30. On solving this, we get the value of momentum as 1 into 10 raised to the power minus 17 kg into meter per second. So here correct answer for our question will be option B, that is 1 into 10 raised to the power minus 17 kg into meter per second. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया पार्टिकल ऑफ मास m is moving along the side of a square of side A with a uniform speed u in the xy plane as shown in figure. तो फिगर में दिखाया गया एक पार्टिकल है अपना A से B जा रहा है, देन B to C, C to D एंड D to A, और जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है V है. ठीक है, तो हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम L अबाउट द ओरिजिन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंगुलर मोमेंटम होता है L किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो होता है अपना L इज इक्वल टू मीन्स वेक्टर L इज इक्वल टू m ऑफ r क्रॉस V. मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट अपना किस किस का, डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वो पॉइंट जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ पार्टिकल की. ठीक है, और ये आ जाता है एंगुलर मोमेंटम यहाँ से m, ठीक है, आर वी साइन थीटा मीन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एक अपना यूनिट कैप. ठीक है, जो कि यूनिट कैप किस डायरेक्शन में आता है, मीन ये अपना डायरेक्शन बताता है एंगुलर मोमेंटम की, जो होता है अपना आर क्रॉस वी के परपेंडिकुलर. ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन आर क्रॉस वी करें, ठीक है, तो अपना वो सबके लिए क्या आएगा, जैसे इसके लिए कर लेते हैं, इसके लिए अपना आर वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में. ओके, तो किसके लिए देख रहे थे, मीन्स ए बी के लिए देखें, तो ए बी के लिए जो अपना आर वेक्टर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से, ए वाली. ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ए आर है, तो ये अपना आर बाई रूट 2 हो जाएगा. तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अपना, मास m इंटू वेलोसिटी v इंटू आर बाई रूट 2. ठीक है, तो इसके लिए जो वेक्टर होगा वो कुछ कैसा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है. यहाँ से देख लीजिए आप, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तो कहाँ से आएगा, नेगेटिव आएगा किसकी डायरेक्शन में, एक्स वाई के परपेंडिकुलर प्लेन में, मीन्स माइनस ऑफ के कैप. ठीक है, ए बी अपना मीन्स ए अपना करेक्ट है, हमें फॉल्स फाइंड करना है. ठीक है, दूसरे के लिए सी डी के लिए देखें अगर सी टू डी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके लिए, आर वाई रूट 2 प्लस ए. ठीक है, आर वाई रूट 2 प्लस ए, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी सी डी के लिए, तो यहाँ पर आर वेक्टर एक क्या आएगी डायरेक्शन, इसके लिए भी प्लस के कैप आएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एंगुलर मोमेंटम ऑफ जब वो सी टू डी ट्रेवल कर रहा होगा. लेकिन इसने क्या ले रखा है, आर माइनस रूट 2 माइनस ए, तो ये तो अपना इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही फाइंड करना था, तो ये अपना एक ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद उसने
पूछा है अबाउट B2C। B2C के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगी सेम मीन्स जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वो हो जाएगा mv ऑफ r/√2 + a। ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपनी, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो इन्होंने नेगेटिव कर रखा है क्या, पॉजिटिव होगी, क्योंकि जिनके बीच में निकालना है ना उन्हें एक एंड पॉइंट से देख लो। फिर मीन्स ये अपना डिस्प्लेसमेंट r वेक्टर है और ये अपना v वेक्टर है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो क्या आएगा प्लस के क्या पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना BC का। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट पार्ट हो गया, मीन्स हमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। लास्ट पार्ट देख लेते हैं किसके अबाउट, DA के अबाउट। DA अपना A है। ठीक है, तो DA का अबाउट कैसे फाइंड निकालेंगे, ये अपना कुछ ऐसा हो जाएगा इस तरफ एंड ये अपना ऐसा है, तो ये क्या आ जाएगा निगेटिव। इन लोगों ने पॉजिटिव कर रखा है तो ये भी अपना करेक्ट, मीन्स इसके जो करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे वो अपने B एंड D हो जाएंगे। थैंक यू। Hi, welcome to Doubtnet. We have this question here and question में बोला हुआ है कि एक solid horizontal surface है which is covered by a thin layer of oil, a rectangular block of mass m which is equal to 0.4 kg is rest on this surface. Okay, so question में बोला हुआ है कि एक solid surface है, ठीक है, and इसके चारों तरफ एक thin layer of oil है, okay, and इस surface पे एक block रखा हुआ है mass m kg का, ठीक है, एंड इस पे एक इम्पल्स एक्ट किया, ठीक है, सपोज करो आई इम्पल्स एक्ट किया इसमें, तो ये कुछ v वेलोसिटी से मूव करने लगा, उस वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो अगर v का फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो वेलोसिटी है इम्पल्स लगने के बाद उस ब्लॉक पे इम्पल्स लगा एंड ये v वेलोसिटी से मूव करने लगा, ठीक है। जो v का इक्वेशन है वो दिया हुआ है v0 e⁻t/τ, ओके। सो एंड क्वेश्चन में पूछा है कि ये t टाइम बाद t इज इक्वल टू टाउ टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ओके। सो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन पता है तो डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू निकालने के लिए v को लिख देंगे dx/dt इज इक्वल टू v, ओके, एंड dx को dt को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर देंगे दोनों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx इंटीग्रेशन ये v dt, v का वैल्यू कितना है v0 e⁻t/τ, तो लिख देते हैं v0 e⁻t/τ dt, ओके। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे 0 से x, ठीक है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, x इज इक्वल टू कैपिटल X पे पहुंच गया, ठीक है, एंड टाइम जो होगा 0 से टाइम का वैल्यू क्या दिया टाउ, यानी कि टाउ टाइम बाद वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है, ओके। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट x इज इक्वल टू ऑन इंटीग्रेशन वी विल गेट हियर v0 e⁻t/τ डिवाइडेड बाई -1/τ, जो लिमिट होगा वो 0 से टाउ तक, ओके। सो यहाँ से मिलेगा v0 टाउ माइनस में एंड जो लिमिट होगा e⁻t/τ, टाउ देंगे अगर लिमिट में इसमें टाउ देंगे t की जगह टाउ देंगे तो वो हो जाएगा e⁻−1, ठीक है। तो ये हो जाएगा e⁻−1 माइनस यहाँ पे t का वैल्यू 0 देंगे तो e⁻0 उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ओके। एंड क्वेश्चन में e⁻−1 का वैल्यू दिया हुआ है वो है टेक e⁻−1 इज इक्वल टू 0.37, ओके। तो यहाँ से 0.37 लिख देंगे तो हमारे पास जो x का वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू v0 इंटू टाउ माइनस आगे है, ठीक है, ये है 0.37 माइनस 1, सो ओवरऑल वी विल गेट v0 टाउ इंटू 0.63, ओके। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या चाहिए v0 का वैल्यू चाहिए और टाउ का वैल्यू चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन में देखें तो हम लोग को दिया हुआ है टाउ का जो वैल्यू दिया है वो 4 सेकंड दिया है, ओके। तो 4 सेकंड इसमें पुट कर देंगे तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा v0 इंटू 4 सेकंड इंटू 0.63, ओके। अब केवल v0 बच गया, v0 का वैल्यू निकालने के लिए हम पास क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक सपोज करिए ये ब्लॉक है तो इस पे जो इम्पल्स लगा एफ डी टी, इम्पल्स को ऐसे लिखते हैं एफ डी टी, उसका जो वैल्यू है 1 न्यूटन सेकेंड है एंड ये जो पहले रेस्ट पे रखा हुआ था एंड ये v वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दिया, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे अगर v के जो इक्वेशन में t का वैल्यू 0 रख देंगे तो इस इक्वेशन में t का वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू v0, ओके। यहाँ पे v0 मिल गया। सो जस्ट आफ्टर अप्लाइंग इम्पल्स ये v0 स्पीड से
मूव करना चालू कर दिया था, ठीक है। सो यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे हम लोग, एफ डी टी इज इक्वल टू मास इंटू डी वी, ओके। सो एफ डी टी का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 न्यूटन सेकंड इज इक्वल टू मास का वैल्यू दिया 0.4 इंटू फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जस्ट अप्लाइंग इम्पल्स, ये किसने कितने वेलोसिटी से मूव करना चालू किया, वी नॉट। तो ये वी नॉट माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को वी नॉट का जो वैल्यू आएगा, वी नॉट का वैल्यू वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। अब ये वी नॉट का वैल्यू हम लोग एक्स वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, ओके। सो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, फाइनली हम लोग को एक्स का वैल्यू, वी नॉट का वैल्यू आया था 1 बाई 0.4 इंटू 4 इंटू 0.63, okay. So this will cancel by 10 times and overall we will get x is equal to 6.3 meter, ठीक है। So this is our answer. I hope you got the answer. Thank you. The given question is two point masses m1 and m2 are connected by a spring of natural length L0. The spring is compressed such that the 2 point masses touch each other, and then when they are fastened by a spring, then the system is moved with a velocity v0 along the positive x-axis. When the system reaches the origin, the string breaks at t equals to 0. The position of the point mass m1 is given by x1 equals to v0 t minus a 1 minus cos omega t, where a and omega are constants. Now we have to find the position of the second block as a function of time, and we have to find the relation between a and original length L0. Okay, so what is being said in the question is that we are given a system of two blocks that are connected with a spring. So here is a spring between them, and they are tied with a string. Okay, they are tied with a string like this. They are tied with a string like this. Now these system, let's say this is a system, and this system is moving in the x direction, okay, like positive x direction. After they reach origin, the string gets break, okay, the string gets break, and the position of the particle m1 is given to us at t equal to 0. So at t equal to 0 they are reaching the origin and the string is breaking. So at t equal to 0 we are given the position of particle 1, that is x1 equals to v naught t minus a times 1 minus cos omega t. Now we can find the velocity of the particle 1 by differentiating the above equation, that is v1 we can find as dx1 by dt, which will be equals to v naught minus a into, this will be plus sine, this will be sine omega t into omega. Okay, so v1 we can write as v naught minus a omega sine omega t. Further, initially the system was moving with a velocity v naught with both the masses m1 and m2, and there was no external forces acting on the system in the x direction. And finally we have mass m1 moving with, let's say, velocity v1 and mass m2 moving with velocity v2, so the momentum must remain conserved. So we have the initial momentum, applying the law of conservation of momentum, we have initial momentum as m1 plus m2, both were moving with a velocity v naught, and now this is m1 into v1, so v1 is v naught minus a omega sine omega t plus m2 into the object second one is moving with the velocity v2. Further, let's solve for v2. We will have m2 v2 is equals to m1 v naught plus m2 v naught minus m1 v naught, and this will be plus m1 into a omega sine omega t. So from here we can cancel out the terms m1 and v naught,
and m2 we can take in the denominator, so we will have v2 is equals to v naught plus m1 by m2 into a omega sine omega t. Okay, so this is the expression for velocity of particle 2. Now we have to find the position of particle 2, so we can integrate this equation to get the position of particle 2 with respect to time. So integrating above equation, we can get v2 dt with respect to time. We can integrate from 0 to t. This will be, so if we integrate v naught, this will become v naught into t simply, and this will be from 0 to t m1 by m2. This is a omega sine omega t dt. So here we can write v2 as dx2 by dt, such that dt and dt will be cancelled, so it will be remaining with 0 to x2 with dx2 only, and this will be v naught t plus, here integration will be m1 by m2 into a into omega into, the integration of sine is minus cos omega t divided by omega from 0 to t. So from here omega will get cancelled, and we will be left with, in LHS we will have x2 equals to v naught t plus, this will be m1 by m2 into a on integrated minus cos omega t from 0 to t, we will get 1 minus cos omega t. So this is the required equation for the position of particle 2. Next we have, in the next part we have to find the relation between A and L naught, where L naught is the natural length of the spring. So here we have, okay, so for part B, when will we say the spring can come to its original natural length? When the compression or the here in this case the stretching of the spring becomes zero, such that spring will not apply any force, or we can say the acceleration applied on both the blocks must be zero. So to for the acceleration of both the blocks to become zero, we have the expression for acceleration of block 1 has, see, this is the velocity, so we can differentiate this to get the acceleration. So a1 will be equals to, here in this case a1 will be equal to dv1 by dt. On this we will get minus a omega square cos omega t, and also we can get from here the acceleration of particle 2 will be dv2 by dt. So from here we can get m1 by m2 multiplied by a omega square cos omega t. So in both the case, for the acceleration to be 0, cos omega t must be equal to 0. For a1 or a2 to be equal to 0, we must have cos omega t as 0. Okay, so for the spring to come in original length, this x2 minus x1 must be equal to L naught. So now putting the value of x2, we will have x2 and x1 will have v naught t plus m1 by m2 times of a into cos omega t, we have to put equal to 0. So this will be this much only, minus, I am taking mod here so that if the natural length must come positive. Next is we have x1, the expression for x1 we have v naught t minus a. Okay, so this will be v naught t minus a, that must be equals to L naught. So from here v naught t will get cancelled, and we are left with, if we take a common, this will be 1 plus m1 by m2 is equals to L naught. So this is the required relation between a and L naught. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में बोला गया एक कार P
है, ठीक है, जो कि मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए कैरेज ऑफ मास 9 kg एट रेस्ट कैप ऑन द रेल्स एट ए पॉइंट बी। ओके, तो ये कैरेज है आपका और ये अपनी कार है। उसके बाद क्या बोला गया, द हाइट AC इज 120 मीटर। Cannon balls of 1 kg are fired from the car with an initial velocity of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle 30 डिग्री with the horizontal। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कार है कैनन बॉल फायर कर रही है कितनी स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये अपनी कार हो गई, ये अपनी कैनन बॉल फायर की जा रही है एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड विथ एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो पार्ट 1 में हमसे पूछ रहा है वो, द फर्स्ट कैनन बॉल हिट्स द स्टेशनरी कैरेज आफ्टर टाइम t0 एंड स्टिक टू इट, डिटरमाइन t0। मींस जो फर्स्ट बॉल है कैनन की वो टाइम t0 के बाद हिट करती है कैरेज को बी को, तो हमें टाइम t0 फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वेलोसिटी रिजॉल्व करेंगे कैनन बॉल की, तो 100 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो जाएगी अपनी 100 cos 30 कितना होता है अपना √3/2 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी 100 sin 30, जो कि डायरेक्टली कितनी हो जाएगी sin 30 1/2 होता है तो 50 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगी अपनी 100 √3/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व करें हम कैनन बॉल का, तो कैनन बॉल क्या जाएगी ऊपर जाएगी, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर से वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना पड़ेगा वो क्या होगा, हाइट AC के इक्वल होगा एंड AC अपनी कितनी हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में -120 मीटर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी u इज इक्वल टू +50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास g का। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, तो s क्या हो जाता है अपना ut प्लस हाफ ऑफ at²। ओके, s कितना है अपना -120 मीटर, u कितनी है अपनी 50 t, ठीक है। एक्सेलरेशन अपना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ए भी डाउनवर्ड है तो माइनस हो जाएगा, तो -5t²। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना 5t², ओके, -50t -120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा t² -10t, ओके, और ये कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 पंचों को 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आएगा, ये इसके फैक्टर कर लेंगे तो t² -12t + 2t -24 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा अपना t इज इक्वल टू 12 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -2 सेकेंड। तो टाइम अपना नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी अपनी 12 सेकेंड। मीन्स t0 की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, t0 इज इक्वल टू 12 सेकेंड। 12 सेकेंड के बाद क्या करेगा, जो कैनन बॉल है वो स्ट्राइक करेगी अपने कैरेज को स्टेशनरी। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, एट t0 द सेकेंड कैनन बॉल इज फायर्ड, assume that the resistive force between the rails and carriage is constant and ignore the vertical motion of the carriage throughout. If the second ball also hits and sticks to the carriage, what will be the horizontal velocity of the carriage just after the second impact? ओके, तो सेकेंड इम्पैक्ट के बाद हमें कैरेज की क्या फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड करनी है। और उसने बोला है कि हमें इग्नोर करना है वर्टिकल मोशन को एंड कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो पहले जब इसमें फर्स्ट बॉल स्ट्राइक करेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस अपना वर्टिकल मोशन को इग्नोर करना है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, क्योंकि उसने रेजिस्टिव फोर्स 0 बोल रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली अपनी जब फर्स्ट कैनन बॉल जा रही है तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी है अपनी 50√3 मीटर पर सेकेंड है। ओके, एंड इसके मास कितना है 1 kg है। ओके, एंड अपना जो क्या है कैरेज है, कैरेज अपना रेस्ट पे है। ओके, कैरेज अपना रेस्ट पे है। कैरेज का मास कितना है, कैरेज का मास 9 kg है। ओके, तो अपन कैनन बॉल प्लस कैरेज सिस्टम के लिए क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होगा अपना फाइनल लीनियर मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा अपना 50 × √3, ओके, × 1, ठीक है, m भी होता है इसका, तो 0 हो जाएगा इनिशियली। फाइनल क्या हो जाएगा, जब इससे स्ट्राइक कर जाएगी, ठीक है, तो इसके साथ जाएगी तो दोनों मान लेती कुछ कॉमन वेलोसिटी v से मूव करने लगेंगे। ओके, स्मॉल v से, तो क्या हो जाएगा अपना दोनों का मास 9 + 1 एंड कॉमन वेलोसिटी v। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपना v आ जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आफ्टर जब फर्स्ट बॉल इसको स्ट्राइक करेगी तो ये 5√3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करने लगेगा, ठीक है। अब उसने बोलता है कि t0 के बाद क्या होती है, एक सेकेंड बॉल फायर की जाती है। तो हम फिर से लगाएंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कितने t0 इज इक्वल टू 12 सेकेंड पे दूसरी बॉल जब फायर होगी तो फिर से वो 12 सेकेंड के बाद आएगी। लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है ना, क्योंकि अपने रेजिस्टिव फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम रहेगी। मींस आफ्टर t इक्वल टू 12 सेकेंड भी ये कितने से चल रहा होगा,
इसका मास है अपना 10 kg, बॉल प्लस कैरेज का, एंड ये 5√3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और अपनी नई बॉल आ रही है जिसका मास 1 kg है, और वो कितने से आएगी, उसी से आएगी 50√3 से। तो अब फिर से हम इसमें क्या कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस टाइम जो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा बॉल का मोमेंटम, जो कि हो जाएगा 1 × 50√3, ठीक है, प्लस किसका, कैरेज का मोमेंटम, तो 10 × 5√3। अब मान लेते हैं ए से स्ट्राइक करती है और इसमें रह जाती है, तो टोटल मास उसका कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 kg, एंड v स्पीड से मूव करने लगते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 11v, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना 50√3 + 50√3 100√3 इज इक्वल टू 11v। तो यहाँ से v आ जाएगा अपना 100 / 11√3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स आफ्टर जब सेकेंड बॉल इसे स्ट्राइक करेगी कैरेज को, तो वो कितनी स्पीड से मूव करने लगेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 100√3 / 11। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक सिलिंड्रिकल सॉलिड है जिसका मास है 10⁻⁻2 kg और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पैरेलली मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगर इसे एक्स एक्सिस मानते हैं, इसे वाई एक्सिस मानते हैं और इसे जेड एक्सिस मानते हैं, तो बेसिकली जो सिलेंडर अपना है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये अपना एक्स एक्सिस है। ऐसा दिया गया है कि एट टाइम इक्वल टू 0 पे, मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे इसका जो फ्रंट फेस है, मतलब ये वाला फेस, ये x इक्वल टू 0 प्लेन को पास करता है। मतलब ये जो पूरा प्लेन है अपना, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो ये जो पूरा प्लेन है ना, इसको एट x इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे ये सिलेंडर पास करता है। तो अपने को दिया है कि लेकिन इस प्लेन में, इस बेसिकली टुवर्ड्स द राइट ऑफ दिस प्लेन पूरे डस्ट पार्टिकल से भरा है। एट द डेंसिटी है उस डस्ट पार्टिकल का 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो और ऐसा दिया है कि जब भी कोई डस्ट पार्टिकल इस फेस से टकराता है, इस वाले फेस से टकराता है, तो उस पर चिपक जाता है। Assuming the dimension of the cylinder remain practically unchanged, डायमेंशन ऑफ द सिलेंडर जो है वो प्रैक्टिकली अनचेंज रहता है, एंड दैट द डस्ट स्टिक्स ओनली टू द फ्रंट फेस ऑफ द सिलेंडर, और डस्ट सिर्फ इस फ्रंट फेस पे स्टिक करता है, ना कि लैटरल फेस पे। तो अपने को पूछा है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फ्रंट फेस ऑफ द सिलेंडर। तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखें पूरे सिस्टम में, अगर अपन ध्यान से देखें तो नेट फोर्स जो है वो 0 है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है। नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने डस्ट पार्टिकल को भी इस सिस्टम में इंक्लूड किया है। तो डस्ट पार्टिकल भी जब पूरे सिस्टम में आ गया, ये पूरा सिस्टम अपन ने अज्यूम कर लिया, तो डस्ट पार्टिकल भी इस सिस्टम में आ गया। तो एक बार डस्ट पार्टिकल के सिस्टम में आ जाने के बाद वो एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फोर्स लगता है, मतलब इंटरनल फोर्स आ जाता है उसका, उससे कोलिजन होने के बाद जो भी फोर्स लगता है उसका। तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखें इन द एक्स डायरेक्शन, अपन क्या लिख सकते हैं, जो इनिशियल मोमेंटम था इस सिलेंडर का वो था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u था और मास m था, m टाइम्स u,
और डस्ट पार्टिकल क्योंकि रेस्ट में थे तो उनका मोमेंटम 0 था। ये अपना हो जाएगा इक्वल टू लास्ट में फाइनल मोमेंटम, अगर फाइनल वेलोसिटी, तब जब ये इस तरह से कुछ बन जाता है, मतलब तब जब ये कहीं यहाँ आ जाता है और ये कुछ x डिस्टेंस एंटर कर जाता है, तो अपना जो लीनियर मोमेंटम होगा, और उस समय अगर अपन एज्यूम कर लें कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है, तो पहले तो मास m हो जाएगा प्लस मास ऑफ डस्ट पार्टिकल, कुछ डस्ट पार्टिकल उसमें आगे चिपक गया होगा उस समय तक, तो मास ऑफ डस्ट पार्टिकल होगा डेंसिटी टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स x। ये बेसिकली अपन ने ऐसा एज्यूम किया कि x लेंथ तक जो है, ये x नहीं है, इस x लेंथ तक डस्ट पार्टिकल चिपक गया है यहाँ से यहाँ तक। तो डेंसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही सेम होगा अपना सिलेंडर वाला, डेंसिटी अपने को दे रखा है, और a टाइम्स x अपना हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी हो जाएगा मास ऑफ डस्ट पार्टिकल। तो ये हो गया मास ऑफ सिलेंडर प्लस मास ऑफ डस्ट पार्टिकल इनटू अपन ने वेलोसिटी एज्यूम कर लिया था इस यहाँ का v, ये v था, तो ये हो गया अपना v। ये अपना आ गया मोमेंटम। तो यहां से अगर अपन v निकालें तो ये आ जाता है mu प्लस m प्लस रो ax इस v को अपन क्या लिख सकते हैं, इस v को अपन लिख सकते हैं dx बाई dt, और ये इक्वल टू हो जाएगा mu प्लस m प्लस रो ax। सो दिस इंप्लाइज dx बाई m प्लस रो ax इक्वल टू mu dt। इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर दें 0 to 150, इसको अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो ये बेसिकली हो जाएगा 0 to सम x कैपिटल X, और नहीं ये गलत हो गया है, ये बेसिकली ऐसा होगा, बेसिकली होगा m प्लस रो ax dx इक्वल टू mu dt। t है 0 to 150 और ये है 0 to x, जहाँ x फाइनल एडिशन होगा लेंथ में ड्यू टू एडिशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। तो इसे अपन लिख सकते हैं m कैपिटल X प्लस रो a कैपिटल X स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 150 mut। ये लिमिट लगाने पर 150 आ जाएगा। अगर अपन सारा वैल्यूज पुट कर दें तो ये बेसिकली इक्वेशन अपना बनता है 10 to the power minus 2x plus 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 4 by 2x square equal to 10 to the power minus 2 into 10 to the power 3 into 150x। यहाँ से अपना x का जो वैल्यू है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आ जाता है x इक्वल टू 10 to the power 5 मीटर। यही अपना आंसर हो गया। Hello students, our question gives that a wedge of mass m and a triangular cross section, that is AB equal to BC equal to CA equal to 2R. So the triangle is an equilateral triangle. It is moving with a constant velocity minus vj towards a sphere of the radius r.
fixed on the smooth surface, smooth horizontal table as shown in the figure. Okay, the wedge makes an elastic collision with the fixed sphere. The sphere is fixed here and returns along the same path without any rotation. Neglect all friction and suppose that the wedge remains in contact with the sphere for a very short time delta t, during which the sphere exerts a constant force F on the wedge. Here the figure is given and here two questions are given. Find the force F, also the normal force N exerted by the table on the wedge during the time delta t. Second question, let H denote the perpendicular distance between the center of mass of the wedge and a line of action of force F. Find the magnitude of the torque due to the normal force N above the center of the wedge during the time interval delta t. So this is a question and we need to find the force, the normal force, also the torque due to this normal force. Okay, so we can redraw, or I will give a layout for the diagram here given during the collision, and it is given as this is a figure. Okay, this is a figure which represents the collision. Okay, let me place this figure here. Okay, here we can see the components of force. Since it is an equilateral triangle, here we can take the angle is equal to 60 degree and the force is here, and here the angle become 30 degree. Okay, so this is a figure for the impact. Okay, then resolving the force, we can write resolving the force, we can write Fx is equal to F cos 30 degree and Fy is equal to F sin 30 degree. Actually it is not Fy, we can write Fz. Here Z direction is another component of the force. Okay, since the collision is elastic, then what we can write, the collision is elastic, and since the sphere is fixed, the wedge will return back to the same velocity. Okay, the wedge will return back to the same velocity. Then the force responsible for the change in velocity is Fx. So responsible force for the velocity change is Fx. So we can write according to the equation. We know the equation that impulse is equal to change in momentum. We know this equation, impulse is equal to change in momentum. So we can write the component responsible for the change in velocity is Fx, impulse is a force into time, equal to change in momentum is mv minus, since the wedge returns back, it is minus mv. Okay, or we can write Fx into delta t equal to 2mv. What is Fx? It is F cos 30 degree. So F cos 30 degree equal to 2mv. What is cos 30? It is root 3 by 2. So F is equal to, we can write 4mv divided by root 3 into delta t. So this is the expression for the force which is asked in our question. Okay, next one is a normal component. This is a force. Then we can find in the vector form. In vector form, we can write the force. In vector form, what is force? F vector equal to Fxi cap plus Fy. It is in minus k direction. Okay, so we can substitute what is Fx and Fy. I have written Fx equal to F cos 30 degree and into I cap plus Fy is F sin 30 degree in the direction minus k cap. What is F? It is 4mv, or we can take a common F. What is 30 cos 30? It is root 3 by 2 I cap. Then minus sin 30 is 1 by 2 k cap. We can take F, or we can take the 2 outside also. So we get, what is F? 4mv divided by root 3 into delta t by 2 root 3 I cap minus k cap, or we can cancel the 2 and 4. So we get vector F is equal to 2mv divided by root 3 into delta t root 3 I cap minus
k cap. So this is the equation for the force which is asked in our question. Okay, so next part is to find the normal. So we can take the equilibrium equation along the z direction. Equilibrium equation on the z direction. Equilibrium equation on z direction. On z direction. Then what is equilibrium equation? Force along z direction is Fy plus mg, which is equal to that normal. Okay, what is Fy? It is what is Fy? It is f sine theta, that is f by 2 plus mg equal to n. Then we can substitute the value. So normal is equal to, what is f? It is 4 mv. Okay, so on substituting we get 2 to cancel, so 2 mv divided by root 3 into delta t plus mg, which is a direction, it is k direction. Okay, this is a equilibrium equation, not equilibrium equation, equation for the normal. So this is our first answer for the first question. Okay, then we can analyze the third question. It is asked to find the torque equation, the torque due to the normal. So taking the torque equation, taking or equating the torque equation on wedge above the center of mass, wedge above the center of mass, also it is not rotating, we get equation force into distance, that is perpendicular distance is h into torque due to the normal component plus mgh is equal to 0, or we get force into perpendicular distance is equal to torque due to the normal component. We know that value of force, so torque due to normal component is 4 mv divided by root 3 delta t into h. So this is the equation for the second question, the torque. Okay. Hello everyone. So the question is, a uniform thin rod of mass m and length L is standing vertically along the y-axis on a smooth horizontal surface. Surface is smooth, that means there is no friction between this rod and the surface, with its lower end at the origin 0, 0. That means x0, y is also 0, the lower end. A slight disturbance at t equals to 0, slight disturbance at t equals to 0 causes the lower end slip on the smooth surface along the positive x-axis and the rod starts falling. So the first question is, what is the path followed by the center of mass of the rod during its fall? And the second question is, find the equation of the trajectory of a point on the rod, shape of the path of this point. So the situation in this question is like this. There is a rod, suppose this is rod which is having length L and mass m. Okay, length of this rod is L and mass is given as m, and this is smooth horizontal surface, and the lower end coordinate is given as 0, 0. Okay, now in the question saying that now it will start slipping in x direction, slight disturbance is causes, and it is starts slipping along the positive x direction. That means now the situation of this rod will be like this. Okay, at t, this is a slight disturbance, that means this angle theta is almost equals to 0. We assume that is almost equals to 0. Okay, that means now the situation of rod like this, rod is in this position, now the weight is acting downward, vertically downward, that is mg, and normal is acting vertically upward, that is n. Now there is no force in horizontal direction, this is the horizontal direction, and there is no force in horizontal direction. Okay, when there is no force in horizontal direction, that means the velocity in this direction, the velocity in x direction will be 0. When velocity in x direction will be 0, that means I can say that the center of mass doesn't move in this direction. That means center of mass doesn't move in x direction or in horizontal direction, doesn't move in x direction.
Okay, that means now the rod is doing only vertical motion, and that is vertically downward because of the weight of this rod. That means this rod is doing motion vertically downward in straight line. So this is the answer of first part. Okay, this is the answer of first part, that rod is doing vertically downward in straight line. Okay, now in the second part they are asking, find the equation of the trajectory of a point on the rod shape of the path of this point. Suppose after slipping, the situation of rod is like this. This is horizontal surface and the rod is like this. Okay, now the end, this is the end of rod. Suppose this point is P. Okay, and this is M, and now at this point this is O, center of mass, that is this point is O. Now if I take, suppose this is M. Okay, now if I take one more triangle is here, this is triangle, this is also 90 degrees, suppose this point is B. Okay, an initial position of this rod, this is the initial position actually, no, this is initial position of rod and this is the final position of rod. This is initial and this is final position. This is O, is the center of mass which is vertically downward direction. Now if I take, suppose this point is A. Okay, and the coordinate of this A point is X and Y. So if I take triangle APB, so in triangle APB I can write the value of theta. This angle is theta. Okay, from initial to final, so this angle will be theta. So I can sine theta, that can be written as sine theta is basically AB upon PA. Now AB is in y direction, that means y coordinate, so it is y, and PA, this distance is r. Okay, we assume that this point is from r distance, so this is r, y upon r. Similarly, the cos theta will be written as cos theta equals to PM, this is PM upon PO. Now I can write PM as MB plus BP. I can write MB plus BP upon PO, and PO is the L by 2 because the length of this rod will be, total length is L. Okay, that means this half length will be L by 2. Okay, this is L by 2. So I can write MB upon BP plus PO is L by 2. So from here the value of cos theta is coming out to be MB is X, because in X direction, that is X, plus BP is R cos theta. This is BP, this is R, so BP is R cos theta. So I can write X plus R cos theta, that is divided by L by 2. So from here I can write L by 2 cos theta, that is minus, sorry, L by 2 cos theta minus R cos theta, that is equals to X. So from here the value of cos theta is coming out to be X upon L by 2 minus R. Okay, suppose sine theta is equation 1 and equation of cos theta is equation 2. So I can write sine square theta plus cos square theta is 1. So sine square theta plus cos square theta equals to 1. Now put the value of sine square theta and cos square theta. So it will be sine theta is y upon r, so it is y square upon r square, plus cos theta is x upon L by 2 minus r, so it will be x square upon L by 2 minus r of square, that is 1. Now you can see that this is the equation of ellipse. As you can see, this is the equation of ellipse. That means the rod is doing elliptical, rod is slipping in elliptical path. So this is the answer of second question. Okay, thank you.